गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप चल रही थी अपने और आज अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरणों पर ब्याज की गणना। सबसे पहली बात अपन बात करते हैं कि ड्राइंग्स होती क्या है। इसके बारे में अपन ने 11th क्लास के अंदर डीपली पढ़ा था, लेकिन एक लाइन में अगर अपन वापस समझना चाहें तो व्यवसाय के मालिक द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाला गया धन या माल आहरण कहलाता है। अब देखो भाई, अपने पार्टनरशिप के अंदर ओनर्स के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर ओनर्स कौन होते हैं? जो पार्टनर होते हैं वो ओनर्स होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अपनी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। अब ए को पैसों की जरूरत पड़ती है तो ए कुछ पैसे निकालता है और बी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो बी कुछ पैसे निकालता है। और वर्ष के अंत में अगर अपन देखें तो वर्ष के अंत में अपने को पता चला कि बी ने पूरे वर्ष के दौरान फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए निकाले हैं और जो बंदा है इसने पूरे वर्ष के दौरान 20,000 रुपए निकाले हैं और बी जो बंदा है जिसने 1 लाख रुपए निकाले, 1 लाख रुपए का आहरण किया। अब सबसे पहली बात अपन ने रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों के बारे में बात की थी कि भाई अगर साझेदारों को आहरणों पर ब्याज के बारे में बात करें तो केवल और केवल साझेदारों को आहरणों पर ब्याज तभी मिल सकता है जब ऐसा साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा हुआ हो। अगर क्लियरली नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी साझेदार से फर्म उसके आहरणों पर ब्याज वसूल नहीं कर सकती, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में अपन ने नियम पढ़ा था कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर किसी साझेदार ने फर्म से आहरण किया है तो उस आहरण पर फर्म ब्याज नहीं ले सकती। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्लियरिफाई होता है कि भाई साझेदारों के आहरणों पर ब्याज कब लिया जा सकता है, अर्थात कब वसूला जा सकता है, जब ऐसा साझेदारी संलेख में क्लियरली लिखा हुआ हो। अब बात आती है गणना करने के बारे में। तो पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मेनली दो मेथड प्रचलित हैं। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। और दूसरा मेथड है अपना एवरेज मेथड, औसत विधि। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत अपने सामने आती है वो ये आती है कि कब अपन प्रोडक्ट मेथड का यूज करें और कब अपन एवरेज मेथड अर्थात औसत विधि का उपयोग करें। तो देखो भाई, जब आहरण की समय सीमा अर्थात आहरण की राशि और आहरण का समय दोनों ही अनिश्चित हो तो ऐसी कंडीशन में गुणनफल विधि से आहरणों पर ब्याज की गणना की जाती है। और जब आहरण की राशि और समय दोनों पूर्व निर्धारित हो अर्थात दोनों निश्चित हो तो ऐसी कंडीशन में एवरेज मेथड का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं गुणनफल विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब आहरण की राशि तथा समय अनिश्चित हो तो ऐसी स्थिति में आहरणों पर ब्याज की गणना करने के लिए अपन गुणनफल विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन जब आहरण की राशि तथा समय निश्चित हो तो ऐसी स्थिति में अपन एवरेज मेथड का उपयोग करते हैं। अब निश्चित और अनिश्चित से क्या मतलब है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मान लो अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक बंदा है ए और दूसरा अपना पार्टनर है बी। ए जो बंदा है, जैसे अपना अकाउंटिंग स्टार्ट होता है 1 अप्रैल फॉर एग्जांपल, इस वर्ष स्टार्ट हुआ 2020 से, और इस वर्ष के दौरान ए ने क्या किया,
ए को मान लो फॉर एग्जाम्पल 31 मई को पैसों की जरूरत पड़ी और इसने फर्म से 5,000 रुपए निकाले। फिर इसने क्या किया, जून महीने में इसको जरूरत नहीं पड़ी, जुलाई में जरूरत नहीं पड़ी, फॉर एग्जाम्पल अगस्त के महीने में इसको वापस जरूरत पड़ी और 1 अगस्त को इसने 10,000 रुपए निकाले। फिर सितंबर में इसको जरूरत नहीं पड़ी, अक्टूबर में जरूरत नहीं पड़ी, नवंबर में जरूरत नहीं पड़ी और दिसंबर महीने में 31 दिसंबर को इसने 20,000 रुपीज ड्रॉइंग्स की, 20,000 रुपए निकाल लिए। फिर जनवरी में इसको वापस जरूरत पड़ गई और 31 जनवरी को इसने वापस 10,000 रुपए निकाल लिए। फरवरी में इसको जरूरत नहीं पड़ी और मान लो 1 मार्च को इसको वापस पैसों की आवश्यकता पड़ गई और 1 मार्च को इसने 10,000 रुपए वापस से निकाल लिए। अब देखो भाई, ए ने जो ड्रॉइंग्स की है, अगर इनको अपन डीपली जाकर देखें तो ए की कोई समय सीमा निश्चित है क्या? नहीं। इसको जब पैसों की जरूरत पड़ी तब इसने पैसे निकाल लिए। दूसरी बात, क्या इसके द्वारा जो ड्राइंग की गई है उसका अमाउंट निश्चित है क्या? नहीं। इसको जब 5,000 की जरूरत पड़ी तो 5,000 रुपए निकालिए, इसको जब 10,000 की जरूरत पड़ी तो 10,000 निकालिए, कभी 20 निकालिए, कभी 10 निकालिए, वापस 10 निकालिए। मतलब अगर यहां पर बात करें कि ना तो यहां पर आहरण की जो राशि है वो निश्चित है और ना ही जो समय है वो निश्चित है, अर्थात दोनों ही क्या है? अनिश्चित है। तो ऐसी कंडीशन में एक के आहरणों पर ब्याज की गणना करने के लिए ज्यादा सूटेबल स्थिति कौन सी रहती है, ज्यादा सूटेबल मेथड कौन सा रहता है? अपना प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि ज्यादा बेटर रहती है। फिर अब बी बंदे की बात करें अपन, मान लो बी जो बंदा है इसका पहले से क्राइटेरिया निश्चित है कि ये हर महीने की या प्रत्येक महीने की प्रारंभ में 4,000 रुपए का आहरण करेगा। बी ने क्या कर रखा है कि बी जो बंदा है वो हर महीने के प्रारंभ में कितने रुपए विड्रॉ करेगा? 4,000 का विड्रॉ करेगा। देखो भाई, इसका मतलब अपना अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। इसका मतलब ये 1 अप्रैल 2020 को कितने रुपए निकालेगा? 4,000 रुपए। फिर नेक्स्ट मंथ 1 मई 2020 को कितना निकालेगा? वापस 4,000 रुपए। इस प्रकार ये चलता चलता 1 मार्च 2021 को कितना निकालेगा? 4,000 रुपए। इसका मतलब हर महीने की फर्स्ट तारीख को कितने रुपए का आहरण कर रहा है? 4,000 रुपए का आहरण कर रहा है। इसका मतलब अगर यहां पर देखें तो आहरण की राशि निश्चित है, हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है? 4,000 रुपए। और समय भी क्या है? निश्चित है। पता है कि अपने को हर महीने के प्रारंभ में अर्थात हर महीने की पहली तारीख को ये 4,000 रुपए निकालेगा। तो ऐसी कंडीशन में ए के बी के आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए अपने लिए सूटेबल मेथड कौन सा रहेगा? एवरेज मेथड। ठीक है। तो सबसे पहली बात, गुणनफल विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब आहरण की राशि और समय क्या हो? अनिश्चित हो। अनिश्चित होने का मतलब अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दूसरी बात, दूसरा मेथड आता है अपना एवरेज मेथड। कब उपयोग में इसको लिया जाता है? सामान्यतः जब आहरण की राशि और समय क्या हो, दोनों ही निश्चित हो। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज मेथड को उपयोग में लिया जाता है। निश्चित होने का मतलब पहले से डिसाइड हो कि ये किस तारीख को ड्राइंग करेगा, समय ऑलरेडी डिसाइड है, और हर महीने में या निश्चित अवधि के बाद जो आहरण किया जाना है वो राशि भी क्या है? निश्चित हो। तो ऐसे कंडीशन में अपन एवरेज मेथड को उपयोग में लेते हैं। अब बात आती है कि अगर गुणनफल विधि से आहरणों पर ब्याज की गणना की जाए तब कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, और एवरेज मेथड से अगर आहरणों पर ब्याज की गणना की जाए तब अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। तो देखना भाई, गुणनफल विधि से आहरणों पर ब्याज की गणना जब की जाती है तो अपना फॉर्मूला होता है आहरणों पर ब्याज बराबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू गुणनफलों का योग
गुणा ब्याज दर बटा 100 गुणा 1/12। अगर इंग्लिश में बात करें तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। अब इस फॉर्मूले के बारे में अगर अपन देखें तो देखो भाई 1/12 दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन करने की या कहीं से निकालने की आवश्यकता नहीं है। 100 दिया हुआ है और इंटरेस्ट की रेट ब्याज की दर हमेशा अपने को प्रश्न में दी हुई होगी। एक चीज आ रही है अपने पास गुणनफलों का योग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने के लिए अपने को एक सारणी, एक टेबल, एक तालिका का निर्माण करना पड़ेगा जिसके माध्यम से अपन गुणनफलों का योग कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए नाम का बंदा है जिसने 1 मई 2020 को 10,000 रुपए का आहरण किया। उसके बाद में 31 अगस्त 2020 को 5,000 रुपए निकाले। इसके बाद में 1 जनवरी 2020 को वापस 10,000 रुपए निकाले। फिर 1 मार्च 2021 को, सॉरी यहां पर 21 है, 1 मार्च 2021 को 5,000 रुपए निकाले। अब क्वेश्चन में बंदा अपने से पूछता है कि ए के आहरणों पर ब्याज की गणना करो। ठीक है भाई, अमाउंट क्या है अनिश्चित, समय भी क्या है अनिश्चित, किस विधि का उपयोग किया जाएगा प्रोडक्ट मेथड का, और प्रोडक्ट मेथड से जब अपन आहरणों पर ब्याज का की कैलकुलेशन करते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्रश्न में अपने को दी हुई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक नई चीज अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो है अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए अपने को टेबल बनानी पड़ेगी और वो टेबल क्या कहती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। वो टेबल कैसे बनाई जाएगी, देखो भाई पहला कॉलम आता है अपना डेट का, दूसरा कॉलम आता है अपना अमाउंट का, तीसरा कॉलम आता है अपना टाइम का। डेट मतलब वह तिथि जिस दिन ड्राइंग्स की गई है, जिस दिन आहरण किया गया है, और अमाउंट अपने को दिया हुआ होगा, और लास्ट कॉलम आता है अपना प्रोडक्ट का। हाँ जी, अब ए से रिलेटेड अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 मई 2020 को इसने कितने रुपए निकाले हैं 10,000 रुपए। तो डेट लिख देते अपन 1/5/2020। अमाउंट कितना दे रखा आपने को 10,000। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो 31 अगस्त 2020 अमाउंट कितना विड्रॉ किया इसने 5,000। 31/8/2020 अमाउंट दे रखा आपने को 5,000। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो 1 जनवरी 2021 अमाउंट कितना विड्रॉ किया इसने 10,000 रुपए। 1/8/2021 अमाउंट विड्रॉ किया इसने 10,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चले तो 1 मार्च 2021 पैसा कितना निकाला 5,000 रुपए। 1/3/2021 और अमाउंट विड्रॉ किया इसने 5,000। देखो भाई 4 कॉलम टोटल बनाए हैं अपन ने। डेट की इंफॉर्मेशन अपने को प्रश्न में दी हुई होगी, अमाउंट की इंफॉर्मेशन भी अपने को प्रश्न में दी हुई होगी। नेक्स्ट कॉलम है अपना टाइम का। टाइम कहां से कहां तक का कैलकुलेट करना है, तो जिस दिन पार्टनर ने ड्राइंग की है उस टाइम से लेकर जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं इसके बीच में जो भी टाइम आता है उस टाइम को अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई यहां पर ए ने ड्राइंग कब की है 1 मई को, और अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होगा 31 मार्च को। इसका मतलब
बात करें कि ए ने जो 1 मई 2020 को जो ड्राइंग की है 10,000 रुपए, इसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लगने वाला है? तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम आता है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई 1 मई को ड्राइंग की, इसका मतलब मई के पूरे महीने का ब्याज लगेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए? 3 3 6 3 9 और 2 11। इसका मतलब ए ने जो 1 मई 2020 को जो ड्राइंग की इसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लगेगा? 11 महीने का, और यहां पर टाइम की जगह पर लिख देंगे 11। नेक्स्ट ड्राइंग इसने की है 31 अगस्त 2020, सब कुछ लिख रखा है, टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। भाई 31 अगस्त को ड्राइंग की है, इसका मतलब अगस्त का महीना तो जा चुका, अगस्त के महीने का इसके ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज कब से लगेगा इसके? सितंबर से। सितंबर से कहां तक? जिस दिन अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, और अपना फाइनेंशियल ईयर कब बंद होता है? 31 मार्च को। तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। देखना भाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर महीने कैलकुलेट करें तो 7 महीने का यहां पर ब्याज लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ड्राइंग की इसने 1 जनवरी को ड्राइंग की है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं अपन 31 मार्च को, तो जनवरी का पूरे महीने का ब्याज लगने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी को इसने विड्रॉ कर लिया। जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने का ब्याज लगेगा यहां पर? 3 महीने का। ठीक है। उसके बाद में 1 मार्च 2021, 1 मार्च को ड्राइंग की है, और खाते बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं अपन? 31 मार्च को। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर इस ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का ब्याज लगने वाला है? केवल 1 महीने का, और यहां पर आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करें, कैसे करेंगे अपन? कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3, अर्थात टाइम और अमाउंट को अपने को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, 1,10,000। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 35,000। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30,000। और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5,000। देखो भाई, ये क्या निकाला अपन ने? प्रोडक्ट। और अपने को फॉर्मूले में क्या चाहिए? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, गुणनफलों का योग। तो जो भी प्रोडक्ट आए हैं इनका अपन क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, और जो भी टोटल आएगा उसको, उस वैल्यू को अपन फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ब्याज की दर अपने को प्रश्न में दी हुई होगी, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 करके जो भी ड्राइंग्स है उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। आई थिंक गुणनफल विधि समझ में आई होगी। क्या करना है? गुणनफल विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब आहरण की राशि और समय दोनों ही क्या हो? अनिश्चित हो। ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट मेथड को अपन यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड से आहरणों पर ब्याज कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला क्या होता है? गुणनफलों का योग गुणा ब्याज की दर बटा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहां आएगी? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने में। इसके लिए अपने क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनती है इसके बारे में अपन ने बात कर ली। और लास्ट में जो भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा इसको अपने को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। इंटरेस्ट की रेट अपने को प्रश्न में दी हुई होती है, और वैल्यू रख के अपने को आंसर कैलकुलेट कर लेना है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब सेकंड मेथड आता है अपना एवरेज मेथड। इसको काम में कब लिया जाता है? जब आहरण की राशि तथा समय निश्चित हो। फॉर्मूला क्या होता है ब्याज निकालने का? ब्याज बराबर, अर्थात आहरणों पर ब्याज बराबर
आहरणों का योग गुणा ब्याज दर बटा 100 गुणा औसत समय बटा 12। इंग्लिश में बात करें तो टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम अपॉन 12। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रश्न में हमेशा दी हुई होगी, 100 दिया हुआ है फॉर्मूले में, 12 दिया हुआ है। नई चीज दो कैलकुलेट करनी है अपने को, टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स और दूसरा पॉइंट एवरेज टाइम। टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो फॉर एग्जांपल अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था कि बी जो बंदा था हर महीने के प्रारंभ में 1 तारीख को कितने रुपए ड्रॉइंग कर रहा था, 4000। इसका मतलब एक महीने में 4000 रुपए निकाल रहा है, एक साल में कितनी बार ड्रॉइंग करेगा, 12 बार। टोटल ड्रॉइंग कितनी आ जाएगी, 48,000। अर्थात पूरे वर्ष के दौरान पार्टनर द्वारा जितनी राशि ड्रॉ की गई है उसका टोटल यहां पर अपने को लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को प्रश्न में दी हुई होगी, 100 और 12 ऑलरेडी दिया हुआ है। नई चीज आती है अपने पास एवरेज टाइम, औसत समय। तो औसत समय कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में अपन बात करते हैं। एवरेज टाइम देखो भाई, एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि बटा 2। टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाई 2। ये दोनों काम कर देंगे तो इसके बाद में जो वैल्यू आएगी, जो टाइम आएगा, वही अपना कौन सा टाइम होगा, एवरेज टाइम होगा। देखो भाई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया, बी जो बंदा था हर महीने के पहली तारीख को इसने 4000 रुपए का आहरण किया। मतलब पहला आहरण कब किया होगा इसने, 1/4/2020 को। फिर कब किया होगा, 1/5/2020 को। ऐसे करते 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 लास्ट ड्रॉइंग इसने कब की होगी, 1/3/2021 को। अपने को कौन सी ड्रॉइंग चाहिए, प्रथम आहरण फर्स्ट ड्रॉइंग का टाइम चाहिए और साथ में लास्ट ड्रॉइंग का टाइम चाहिए। क्योंकि क्या कैलकुलेट करना आपने को, एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है। प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि, भाई पहला आहरण कब किया इसने, 1 अप्रैल को। इसके ऊपर अगर अपन ब्याज कैलकुलेट करना चाहें तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, भाई ब्याज कहां से लेकर कहां तक का कैलकुलेट किया जाएगा, जिस दिन इसने ड्रॉइंग की है वहां से लेकर जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है वहां तक का अपने को ब्याज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ब्याज का टाइम कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल को इसने ड्रॉइंग की, अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च 2021 को क्लोज होगा। इस ड्रॉइंग के ऊपर कितने महीने का ब्याज लगने वाला है, देखो भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च। इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉइंग के ऊपर पूरे कितने महीने का ब्याज लगेगा, 12 महीने का ब्याज लगने वाला है। फिर कौन सी डेट चाहिए अपने को, अंतिम आहरण, डेट ऑफ लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग इसने कब की होगी, आखिरी महीने के अंत में। और आखिरी महीना कौन सा अपना, 1 मार्च। मार्च में अगर ड्रॉइंग की, इसका मतलब इसने 1 मार्च 2021 को ड्रॉइंग की होगी और 1 मार्च 2021 को ड्रॉइंग की है तो
खाते बंद कब कर रहे हैं अपन? 31 मार्च को। इस ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का ब्याज लगने वाला है? 1 महीने का ब्याज लगने वाला है। अब मैं आपसे पूछूं कि एवरेज टाइम कैलकुलेट करके बताओ, तो इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि कितने महीने हैं? 12 महीने, ये लो भाई 12, प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि कितने महीने हैं? 1, ये लो 1, डिवाइड बाई 2, एवरेज टाइम कितना आ गया अपना? 6.5 मंथ्स। मान लो इसने अपन ने देखा था कि हर महीने कितने रुपए निकाल रहा था, ये 4000 रुपए। एक महीने में 4000 रुपए निकालेगा, साल में कितने महीने होते हैं? 12। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी इसकी? 48,000। अगर यहां पर अपने को इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर दी हुई हो, तो यहां पर अपन आसानी से बी के आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। देखो भाई फॉर्मूला क्या है अपना? आहरणों का योग जो अपन ने निकाल लिया, 48,000। ब्याज की दर प्रश्न में दी हुई, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि बटा 2। कैसे निकालेंगे इसके बारे में अपन एग्जांपल लेके देखा है, और डिवाइड बाई 12। तो यहां तक की बात समझ आ गई। उसके बाद में आगे और बात करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बीजो बंदा है, अपना बीजो पार्टनर है, वो मान लो हर महीने के प्रारंभ में न कर हर महीने के अंत में आहरण करता है। हर माह के अंत में 4000 रुपए का आहरण करता है। यहां पर देखना भाई, क्या आहरण की राशि निश्चित है? क्या बिल्कुल निश्चित है। हर महीने में कितने निकाल रहे हैं? 4000 रुपए निकाल रहे हैं। समय निश्चित है? क्या बिल्कुल निश्चित है। कब निकाल रहा है? हर महीने के अंत में निकाल रहा है। ठीक है, मतलब अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है तो यहां पर अपने को कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? एवरेज मेथड ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत जो अपने आएगी वो कौन सी होगी? एवरेज टाइम कैसे अपन कैलकुलेट करें? तो एवरेज टाइम के बारे में अगर अपन बात करें तो देखना भाई, फॉर्मूला क्या है अपना एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का? प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि बटा 2। भाई हर महीने के अंत में 4000 रुपए निकालेगा। अपना अकाउंटिंग ईयर का पहला महीना कौन सा होता है? अप्रैल। इसका मतलब अप्रैल के अंत में, अर्थात 30 अप्रैल 2020 को ये पहली ड्राइंग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग करेगा मई में, अर्थात मई के अंत में 31 मई 2020 को नेक्स्ट ड्राइंग करेगा। इसके बाद में अगर बात करें तो अपन जून के अंत में, अर्थात 30 जून 2020 को ड्राइंग करेगा। ऐसे करते 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 अपना जो फाइनेंशियल ईयर है एंड कब होगा? मार्च में। इसका मतलब लास्ट ड्राइंग कब करेगा? ये 31, लास्ट महीने के अंत में 31 मार्च 2021 को ये ड्राइंग करेगा। अब यहां पर देखिए एवरेज टाइम निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि। तो देखना भाई, फर्स्ट ड्राइंग इसने कब की है? अप्रैल महीने के प्रारंभ में। फिर लास्ट ड्राइंग कब की होगी इसने? अपने अकाउंटिंग ईयर के लास्ट महीने के अंत में, अर्थात मार्च के अंत में। ठीक है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब कैलकुलेट करते हैं, कब क्लोज करते हैं अपन? 31 मार्च को। तो देखो प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि पहली ड्राइंग की इसने 30 अप्रैल को, यहां से लेकर कब तक का टाइम कैलकुलेट करना अपने को? 31 मार्च 2021 तक का, क्योंकि ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट है। इस ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का ब्याज लगने वाला है? भाई अप्रैल महीने के अंत में किए, इसका मतलब अप्रैल महीने में तो इसको ब्याज देना नहीं पड़ेगा। ब्याज कहां से स्टार्ट होगा? मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर अपन देखें तो इस ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का ब्याज लगेगा? 11 महीने का। फिर आगे अपने को चाहिए अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि। तो बीजो बंदा है, लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च के अंत में, अर्थात 31 मार्च को ड्राइंग करेगा। और इसी दिन अपन क्या कर रहे हैं? ब्याज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आज ये ड्राइंग की है, आज ही अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब कितने महीने हो गए? 0। तो अब यहां पर देखें तो प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि कितनी है अपने? 11 महीने, और अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि कितनी है अपने? 0 मंथ। इसका मतलब एवरेज टाइम कितना आ जाएगा? 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। बात समझ आ रही है?
ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।